सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन हम एक दो क्लास बात करेंगे। कुछ पोर्शन रह गया है मशीन डिजाइन का, उसको हम मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे में एक्स्ट्रा क्लास में उसको कवर करेंगे। तब तक आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन के अभी तक 2 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास हम रखेंगे 5-6 घंटे की, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स वगैरह रहेंगे, डाउट्स आप लेकर आएंगे कॉपी में आपने क्या किया है, और अगर आपसे नहीं बन रहा तो उसको हम यहाँ पर बोर्ड पर तो सारे क्वेश्चन आपको लगाना है। और जो टॉपिक आपका बचा हुआ है मशीन डिजाइन का, लास्ट का फ्लैट बेल्ट ड्राइव के कुछ डेरिवेशन बचे हुए हैं, उसको हम करेंगे। और डायनामोमीटर का क्लासिफिकेशन भी हमको देखना है। ठीक है, आज नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे एग्जाम की बात करें या दूसरी किसी भी एई एग्जाम की करें तो काफी ज्यादा वेटेज इस सब्जेक्ट का होता है। तो आप लोगों को बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जनरली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो लगभग 1/3 होता है जनरली अगर हम बात करें। बट अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स का जो वेटेज होता है काफी ज्यादा होता है, 40-45% के करीब पूरा थर्मल इंजीनियरिंग का वेटेज होता है। अभी थर्मल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, थर्मोडायनामिक्स एक बेसिक पूरा थर्मल इंजीनियरिंग का, और इस सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग में इस बेसिक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे दूसरे सब्जेक्ट में, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन पार्ट। तो थर्मोडायनेमिक्स के थर्मल इंजीनियरिंग में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं इसके एप्लीकेशन, जिसे अगर मैं बात करूं थर्मल इंजीनियरिंग, तो थर्मल इंजीनियरिंग में आपका एक तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन पार्ट जो होते हैं, एप्लीकेशन पार्ट में आपका आ जाता है पहला आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सेकंड जो है आपका आईसी इंजन, पावर प्लांट एंड हीट मास ट्रांसफर। तो ये 4 एप्लीकेशन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे पोर्शन का जो वेटेज होता है, अलग अलग एग्जाम की हम बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं एसएससी जेई की। 2 पेपर होते हैं इसमें, प्री और एक मेंस। प्री का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसमें टेक्निकल पूछा जाता है। और इस 100 मार्क्स में अगर मैं बात, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है और इसके एप्लीकेशन है, इसका लगभग 40-45% वेटेज होता है। 40-45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल के पेपर, अगर हम पिछले 3-4 साल के पेपर की अगर हम बात करें तो इतना वेटेज कम से कम इसका देखा जाता है। ठीक है, और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में इस एप्लीकेशन पार्ट इंक्लूडिंग थर्मोडायनेमिक्स, ये इसका जो वेटेज होता है ये डेफिनेटली आपका 120 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन में आपका पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और आरएसी के जनरली 2-2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका हो सकता है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के 3 क्वेश्चन हो, आरएसी का 1 क्वेश्चन हो, तो वो 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो होता है उसमें आईसी इंजन और पावर प्लांट पूछा जाता है। 2-2 क्वेश्चन जनरली इन दोनों के पूछे जाते हैं। एचएमटी जो होता है ये इंक्लूड नहीं है एसएससी जेई के सिलेबस। ठीक है, एसएससी जेई के सिलेबस में इसको नहीं लिया गया है, बट ये भी हो सकता है इसके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो कभी भी नहीं पूछे गए थे, 1 साल पूछे गए थे, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें फॉर टाइम बिंग, तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट जो करेंगे वो है हमारा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा 40 से 45 मार्क्स का जो वेटेज है, इसमें इस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का कितना वेटेज होता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस 40 से 45 मार्क्स का जो वेटेज है, इसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो वेटेज होता है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं।
और अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल से देखा गया है पावर प्लांट के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 क्वेश्चन केवल पावर प्लांट के ही पूछे जाते हैं। और आईसी इंजन और आरएसी की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का ओवरऑल 10 से 15 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन इसके होते हैं और लगभग इतने ही क्वेश्चन इसके होते हैं। 7-8 क्वेश्चन भी आईसी इंजन के पूछ जाते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो थर्मोडायनेमिक्स के 10 से 15 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं और आईसी के 5 से 6 क्वेश्चन। सिमिलरली आईसी इंजन की अगर मैं बात करूं वही 5 से 6 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। और पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन। इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 45 क्वेश्चन आपके के प्री के पेपर में देखने को मिलते हैं थर्मल इंजीनियरिंग से। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं मेंस की तो मेंस में आपका 20 इसका वेटेज होता है। 120 2 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो होता है आपका, इसमें आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और आरएससी दोनों इंक्लूड रहते हैं। 2 क्वेश्चन जनरली इसके होते हैं। क्वेश्चन 2 जो होता है इसका, इसमें भी जनरली 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके आईसी इंजन के होते हैं और 2 क्वेश्चन आपके पावर प्लांट के। तो 120 मार्क्स से कम कभी भी इसका वेटेज नहीं होता है। तो देख लिया, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो पोर्शन है थर्मल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए ये वाला सब्जेक्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए। एसएससी जेई में अगर हम बात करें 2 सब्जेक्ट, एक तो थर्मल इंजीनियरिंग को मैं एक ही पोर्शन मान रहा हूं और एक हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी अगर हम बात करें तो इस थर्मल पार्ट में ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि फ्लूइड में भी एक्चुअली में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और पूरा थर्मल इंजीनियरिंग का अगर हम वेटेज की बात करें एसएससी जेई में तो लगभग 70 to 75% वेटेज होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट अगर दोनों पोर्शन अगर आपको बहुत ही अच्छे से पता है तो आप ट्राई कर सकते हो। मैथ में आप प्री में आपका 70-75% मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्वालिफाई करने के। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं मेंस की तो 120 मार्क्स भी काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स के 10 से 15 क्वेश्चन। अब यहां पर आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो थोड़े कम है, मे भी आपको लगता है, बट देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको समझ में आता है तो आगे के जितने भी एप्लीकेशन पार्ट है आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है, इनको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस सब्जेक्ट के अंदर होते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो इस सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं तो वो कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, तो 1 by 1 इसी सीरियल में हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, दूसरी एग्जाम में आप स्टेट जेई भी देते होंगे, एई की एग्जाम भी देते होंगे। तो स्टेट जेई और एई और किसी भी पीएसयू की अगर मैं बात करूं तो मैं केवल बात कर रहा हूं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका जो वेटेज होता है लगभग इतना ही होता है, 10 से 15% इसका वेटेज होता है। तो किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, गेट ईएस वहां पर भी आप देखोगे तो इसका वेटेज इतना ही होता है। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे के सब्जेक्ट को समझने के लिए भी ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, और 1 by 1 चैप्टर जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं वैसे आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हो आप लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए अगर आपको बुक प्रेफर करना है, अभी तक जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं उसमें आपको बुक का मैंने रेफर नहीं किया है, बट थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप चाहो तो बुक पढ़ सकते हो। बुक के क्वेश्चन सोल्ड अनसोल्ड न्यूमेरिकल लगा सकते हो। और जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए न्यूमेरिकल, दैट विल बी ए पीके नाग। ये नाग साहब जो है इन्होंने बहुत बढ़िया बुक लिखी है। ये जो बुक है जनरली अगर हम बात करें तो अच्छी बुक है, और न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है। हाँ, आईएएस के क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली पीके नाग से पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन डायरेक्टली पीके नाग के अनसोल्ड एग्जाम्पल सेम। तो पीके नाग
न्यूमेरिकल पर्पस के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और अगर थ्योरी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो सेंजल एंड बॉल्स बुक आती है। तो थ्योरी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी के लिए नोट्स जो रहेंगे आपके सफिशिएंट रहेंगे। पीके नाग में अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स के लिए, तो आपको चैप्टर 3 टू चैप्टर 8 इन चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको देखना है। सोल्ड एंड अनसोल्ड एग्जाम्पल आपको करते हुए चलना है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 8 थर्मल पीके नाग की आप बुक देखोगे तो उसमें पूरा ही थर्मल इंजीनियरिंग, उसमें आपका आरएसी आईसी इंजन पावर प्लांट भी आपको मिल जाएगा। तो वो वाले चैप्टर उसके लिए वो बुक इतने पर हम नहीं करते हैं। आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के लिए लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के सोल्ड अनसोल्ड क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर क्लास में भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो जिसके पास बुक नहीं है वो चाहे तो परचेज कर सकता है, या फिर पीडीएफ भी किसी के पास हो तो उससे आप ले सकते हो। तो उसके क्वेश्चन भी हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो रब कर दूं क्या बोर्ड? अब अगर हम बात करें कंटेंट की कि क्या हमको इसके अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के, तो पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट विल बी बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका सबसे पहले तो यही जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होगी उसको हम समझेंगे। प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से टाइप की प्रोसेस होती है, उसको किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। इससे में आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाएगा, क्योंकि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की डील करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर इस चैप्टर के अंदर आपका जाएगा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड आपका जो चैप्टर रहेगा यहाँ पर दैट विल बी हीट एंड वर्क ट्रांसफर या इंट्रैक्शन। तो अलग अलग प्रोसेस में कितना हीट इंट्रैक्शन होगा, कितना वर्क इंट्रैक्शन होगा, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सेकंड चैप्टर हमारा बन जाएगा हीट एंड वर्क ट्रांसफर। थर्ड हमारा चैप्टर रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ चैप्टर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिफ्थ एंट्रोपी। एक्चुअली में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यहीं पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम एक अलग चैप्टर का नाम भी देंगे यहां पर। सिक्स्थ इज अवेलेबल एनर्जी एंड इरिवर्सिबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर समझेंगे। सेवन चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड लास्ट चैप्टर इज थर्मोडायनामिक रिलेशन। तो टोटल जो कंटेंट है उसको हम 8 चैप्टर में डिवाइड करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हीट एंड वर्क ट्रांसफर, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, अवेलेबल एनर्जी, इरिवर्सिबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड थर्मोडायनामिक रिलेशन। अब यहां पर अगर हम बात करें कि जैसा कि दूसरे सब्जेक्ट में भी बताते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सारे चैप्टर के एप्लीकेशन रहेंगे दूसरे सब्जेक्ट में। तो यहां पर ऐसा
कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो कम इंपॉर्टेंट है और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये थर्मोडाइनमिक रिलेशन जो है यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसमें सिंपल सी इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन हमको बस याद रखना होती है, कभी कभार आपकी जरूरत भी पड़ सकती है और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं। ये वाला जो चैप्टर है लास्ट वाला लिस्ट इंपॉर्टेंट में बोल सकता हूँ, बाकी सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या, तो क्या बोलोगे? थर्मोडायनामिक्स स्टडी ऑफ हीट एंड फ्लो। चलिए ये नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? बेटा इस सब्जेक्ट में आपको बोलना है। पिछले वाले जो सब्जेक्ट थे उसमें समझ में आता था कि आगे क्या क्या, क्या इक्वेशन होगी, उसमें समझ में नहीं आता, पूरा मैथमेटिक्स था। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, पहले मैं बोल रहा हूं कि पूरा नेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसको हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स से भी बोल सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस से भी बोल सकते हैं। फिजिक्स मतलब क्या? स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर तो आपको दिखाई दे रही है, और सारी लॉ जो है इसके वो आप फील भी कर सकते हो। यहां पर अगर मैं बात करूं जितने भी लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर आप यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ये ऑब्जर्व नहीं करी, तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है उसको समझना। और यहाँ पर जितने भी लॉज वगैरह होते हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हो, फील करते हो, और इसीलिए तो थर्मोडायनेमिक्स को हम बोलते हैं एक्सियोमेटिक साइंस। यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सियोमेटिक? एक्सियोमेटिक साइंस है। क्या होता है एक्सियोमेटिक? किसी को पता है एक्सियोमेटिक? एक्सियोमेटिक मतलब अनक्वेश्चनेबल। अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल मतलब क्या हुआ आपका कि इसमें जितने भी लॉज वगैरह हैं ये ऑब्जर्व किए गए हैं। ठीक है, नेचर में ऐसे और भी लॉज होते हैं जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका अभी तक मैथमेटिकल आपने नहीं बनाया है। तो यहां पर जितने भी लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी आ जाता है, तो ये जो लॉज हैं इनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इनका कोई ऐसे प्रूफ नहीं है। क्या प्रूफ? बताइए, प्रूफ इसका कुछ भी नहीं है। यहां पर बोल दिया ऐसा होता है, तो इसका प्रूफ जो होगा वो हर एक व्यक्ति उसको क्या कर सकता है? ऑब्जर्व कर सकता है। तो इनके जितने भी लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जितने भी लॉज आते हैं, उन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है कि ये ऐसा क्यों है। ये था और उसको हमने एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हमने बना दिया। इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक साइंस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स, ये जो वर्ड है ये दो, हाँ, एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। हाँ, क्या बोल रहे हो इसमें? हाँ, तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स, तो आप देख ये जो वर्ड है पूरा एक सेंटेंस, इसमें दो सेंटेंस छुपे हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मतलब क्या होता है आपका? हीट, और डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जहां पर हीट के मोशन की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। साथ साथ में इस हीट के इफेक्ट भी हम देखते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग पर। देखिए, हीट का मोशन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर रीजन में कहीं पर होगा, तो वो जो रीजन है उसको हम आगे चल के सिस्टम बोलेंगे। तो उस सिस्टम पर इस हीट के फ्लो का क्या इफेक्ट आ रहा है, और उससे आसपास का जो सराउंडिंग होगा उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उन दोनों चीज का हम एनालिसिस करते हैं इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, इसको हम ब्रांच ऑफ साइंस भी बोल सकते हैं, ब्रांच ऑफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा सब्जेक्ट है
फिजिकल नेचर पर डिपेंड। यहां पर जितने भी लॉज होते हैं वो उसको हम, मैंने पहले ही बताया आपको कि यहां पर नेचर में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए साइंस, इट इज ए साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इट इज ए साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब देखिए एनर्जी में आपको आगे चल के समझ में आएगा, वर्क कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज एनर्जी, हीट ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। तो वहां पर ब्रैकेट में लिख लें हीट और वर्क। थर्मोडाइनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ट्रांसफर के ब्रैकेट में लिखेंगे हीट और वर्क, और बोथ, हीट और वर्क और बोथ and its effect on system and surrounding. System and surrounding. तो सिंपली यहां पर हम क्या करेंगे, हीट और वर्क का जो ट्रांसफर होगा उसका एनालिसिस करेंगे, और उस ट्रांसफर की वजह से सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे और सराउंडिंग में क्या चेंजेस आएंगे उसका एनालिसिस हम यहां पर करेंगे। ठीक है, इसको एक्सियोमेटिक साइंस भी बोलते हैं, इसको भी लिख लेंगे, इट इज एक्सियोमेटिक साइंस, एक्सियोमेटिक साइंस। एक्सियोमेटिक मतलब सेल्फ इविडेंट और अनक्वेश्चनेबल। सेल्फ इविडेंस और अनक्वेश्चनेबल। और इसको हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लेंगे इससे रिलेटेड, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ। अच्छा, आप फिजिक्स पढ़ते थे बचपन में, 9th क्लास में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा फिजिक्स, तो उसके अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट आते थे, वर्क का कॉन्सेप्ट आता था ना। तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स and physics means study of nature, study of nature। साइंस से मतलब क्या होता है, तो हमको समझ में आ रहा है कि स्टडी ऑफ नेचर, तो हमने इसको बोला है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस में जितनी भी नेचर में चीजें है, ठीक है, हाँ, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनका एक ऑर्गेनाइज में हमने नॉलेज है। जितनी भी नेचर में चीजें एग्जिस्ट कर रही है उसका क्या है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस। अब उस ऑर्गेनाइज नॉलेज को हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्गेनाइज नॉलेज को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल
मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं और वही क्या बन जाते हैं आपके लॉस, प्रिंसिपल, थ्योरीज। आप बोलते हो ना ये फर्स्ट लॉ है इसके लिए, तो वो जो हमारा नेचर में चीजें थी, उस नेचर में जितनी भी चीजें थी, जैसे कि फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ, तो आपको ये चीज पता है, तो ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये, तो इसका हमने नॉलेज लिया, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज, तो वो एक साइंस बन गया, और उस ऑर्गेनाइज नॉलेज को हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, समेशन ऑफ डेल क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, तो वो क्या बन गया, एक मैथमेटिकल मॉडल, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, science is the organized knowledge, science is the organized knowledge organized knowledge, comma, after observing physical nature, after observing physical nature, the observation is reduced to, after observing physical nature, the observation reduced to mathematical model, and that mathematical model is known as Low's principles, Low's principles। तो यहां पर ये जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, ये कैसे आए, चीजों को ऑब्जर्व करी और उन ऑब्जर्व चीज को हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया, मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपका सिंपली बन गया लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड। तो इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियोमेटिक। ये चीजें हमने ऑब्जर्व करी, मे भी हो सकता है कि वही तो मैं बताता हूं, रिसर्च उसी को तो बोलते हैं, हो सकता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको आप ऑब्जर्व करो, उसका कोई लॉ नहीं बना होगा, स्कोप है बहुत अभी भी। यहां पर ये से कोई लॉज अपने आप ही तो ऑब्जर्व करके ही तो बनाए गए, ऐसा तो है नहीं कि यहां पर कहीं पर हमने लोड लगा के देखा, यहां पे लगा के देखा कितना बेंडिंग हो रहा है, यहां पे लगा के देखा कितना हो रहा है, यहां पे लगा के देखा कितना, और वहां पर एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर वहां पर हमने एक लॉ बना दिया कि इतना लगाएंगे, इस दूरी पे लगाएंगे तो इतना होगा, तो वो एक्सपेरिमेंटल है। तो इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके डिजाइन से रिलेटेड, उसको हम एक्सोमेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर एक्सपेरिमेंट कर करके वहां पर हमने थ्योरीज बनाई है और लॉज बनाए, इसीलिए तो इस सब्जेक्ट को हम एक्सियोमेटिक बोलते हैं कि यहां पर सारी चीजें हमने क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके हमने लॉ में कन्वर्ट करी। ठीक है, तो ये जितने भी लॉ से प्रिंसिपल है, ये हम यहां पर पढ़ेंगे बेसिक थर्मोडाइनमिक्स में, और इनका पूरा जो एप्लीकेशन होगा इन सारे लॉज का, प्रिंसिपल का, वो होगा इसके एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, आरएससी आईसी पावर प्लांट में इन सारे लॉज का, ठीक। चलिए, तो ये थर्मोडायनेमिक्स क्या था, ये चीज हमने समझी। अच्छा, इस थर्मोडायनेमिक्स का मेन एम, इस सब्जेक्ट का मेन एम क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो इस सब्जेक्ट का मेन एम क्या है?
किसी भी चीज का कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसका एम होता है। आप यहां पर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एम होगा कि इस पढ़ाई से हमको फायदा मिलेगा, हम आगे आने वाली एग्जाम को क्रैक करें। अरे ये सो, तो इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स का मेन एम क्या है, इसमें हम क्या सीखते हैं, इस सब्जेक्ट को क्यों बनाया गया है, इसमें जितने भी प्रिंसिपल है उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है। यूनिवर्स में क्या हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड करता है। तो इस यूनिवर्स में तो बहुत सी चीजें हो सकती है, तो क्या सारी जितनी भी चीजें होती है वो क्या थर्मोडायनेमिक्स पर ही डिपेंड करती है क्या? नहीं, तो इस सब्जेक्ट का एम ही क्या है अगर बात करें कि, तो आपका कहना है कि यूनिवर्स में चीजें हो रही है, हाँ उनसे रिलेशन होता है, तो इसका एम ही क्या है कि वो क्यों हो रही है ऐसा। मतलब मैं सिंपल सी बात पूछता हूं कि इस सब्जेक्ट का क्या ये हो सकता है कि में जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर हमारे एप्लीकेशन पार्ट से रिलेट करें उस चीज को, हमको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सोचना है, इतना वाइड अपने सोचने का नजरिया अभी हमको नहीं रखना है। ठीक है, हम हमारे एप्लीकेशन पार्ट को सोचते हुए हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सब्जेक्ट का जो एम है टू कन्वर्ट द डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ए ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट विल बी ए वर्क। आप एप्लीकेशन पार्ट देखिए ना, होता है आपका, यही तो होता है कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमें ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में करें। कहीं पे भी आप देख लीजिए का भी यही पर्पस है। तो यहां पर हम इसको यही मान के चलेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका एम यही है कि जो भी डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक यूजफुल वर्क में। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपोर्टेंट स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग। The main aim of thermodynamics, the main aim of thermodynamics, aim of thermodynamics, thermodynamic study, thermodynamic study is to convert disorganized form of energy, is to convert disorganized form of energy into organized form of energy, into organized form of energy. Generally, it is seen that disorganized form of energy कौन होता है आपका, हीट होता है। इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करके छोटे वर्ड में आप लिख लेंगे हीट, एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है दैट विल बी ए वर्क, दैट विल बी ए वर्क। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सिंपली इट इज ए स्टडी ऑफ हीट या एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखिए यहां पर इस डेफिनेशन में बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं। इज a science of energy transfer. First word is energy and its effect on system and its effect on surrounding. क्या होता है इनका मतलब, क्या होता है एनर्जी? Heat in transient state is known as energy. Okay.
कि हीट होती है ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ एनर्जी। उल्टा तो नहीं बोल रहा, थोड़ा सोच के बोलिए। एनर्जी इन ट्रांजिएंट स्टेट इज नोन एज हीट। तो मैंने तो एनर्जी पूछा है, अब आपके स्टेटमेंट को आपने चेंज कर दिया। आप बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोल रहे हो, बट उसकी अभी हमको जरूरत नहीं। यहां पर मैंने हीट नहीं पूछा, ठीक है, मैंने हीट नहीं पूछा। हीट की डेफिनेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। एनर्जी क्या होती है? जिससे हम कुछ वर्क कर सकें। ओके, वर्क कर रहे हैं मतलब आपने क्या किया, यहां पर एक ब्लॉक रखा था, इसको उठा के आपने यहां पर रख दिया, तो आप बोलोगे आपने काम किया या नहीं किया? किया। तो ये कैसे कर सकते हो आप? एनर्जी की वजह से। आप यहां पर 4 घंटे बैठ सकते हो, क्यों? क्योंकि आप एनर्जी। आप यहां से घर जा सकते हो, आप दौड़ सकते हो, क्योंकि आप क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी को हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, एनीथिंग विच कैन चेंजेस, या कोई भी चीज जो कि किसी भी सिस्टम में चेंज, कुछ भी चेंज का कारण है, उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, ये ब्लॉक है, देखिए एनर्जी एक अलग ही चैप्टर आएगा पूरा। यहां पर अपन ने देखा था सेकंड चैप्टर रहेगा हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, तो वहां पर पूरा एनर्जी आएगा। वहां पर हम देखेंगे कि एनर्जी कौन कौन से टाइप की हो सकती है, फलाना ढीक, सब कुछ आएगा यहाँ पर। वो टाइम बिंग यहाँ पर सिंपल वर्ड में मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर एनर्जी की वजह से, एनर्जी को हम देख सकते हैं कि एक वो चीज है जिसने क्या किया, यहाँ पर यहां पर इस ब्लॉक को उठा के यहां पे रखा। तो ये किसकी वजह से हुआ? एनर्जी की वजह से। हम बहुत देर तक दौड़े तो हम में कुछ चेंजेस आ गए, हमें फिजिकल थकान आने लगी। ये किसकी वजह से? कि हमारी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी इज एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। किसी भी सिस्टम में कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है? एनर्जी की वजह से। अब यहां पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि ये कौन सी एनर्जी की वजह से, कब, कैसे एनर्जी बढ़ेगी, कैसे एनर्जी कम होगी, उस एनर्जी का हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो आएगी वो आपकी नेक्स्ट टर्म आएगी। समझ में आई बात? तो यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे एनर्जी। एनर्जी कैन बी व्यू एज एबिलिटी टू causes ability to cause change. Energy can be viewed as ability to cause change. नेक्स्ट, इस एनर्जी की वजह से, देखिए ये डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में, हमारी थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में यही तो बोला कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और इस एनर्जी से क्या होगा? किसी में कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेगा। तो चेंज कर रहा है वो कौन कर रहा है? एनर्जी कर रहा है। और किस में चेंज आएगा? तो आपके सिस्टम एंड सराउंडिंग में चेंज देखने को मिलेगा। तो मैं बात करूं सिस्टम क्या होता है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सिस्टम की। तो किसको बोलेंगे सिस्टम? जिसपे वर्क किया जा रहा है। जरूरी है कि उस पर वर्क करेंगे तभी उसको सिस्टम बोलेंगे? अरे जहां पर जो भी कुछ भी किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? जहां पर हमारी स्टडी को हम फोकस कर रहे हैं, हाँ, अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो होगा यूनिवर्स का, दैट विल कंसिडर एज ए सिस्टम। यहां पर इस रूम की मैं स्टडी करने जा रहा हूं, इस रूम में देखना है मुझे कि कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, क्या वॉल्यूम है। तो वो टाइम ये रूम मेरा क्या बन जाएगा? बन जाएगा। अब ये रूम पूरे यूनिवर्स का पार्ट हुआ कि नहीं? यूनिवर्स का पार्ट हुआ।
हम बोल सकते हैं कि सिस्टम वो रीजन है यूनिवर्स का जहां पर हमारी स्टडी को हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम के बाहर जो भी चीजें होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स का वो पार्ट सिस्टम क्या, सराउंडिंग। अब देखिए हमने यहां पर बात करी थी कि यहां पर हम इस एनर्जी का जो इंट्रैक्शन है वो देखेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग पर। तो सपोज हमारा ये एक सिस्टम हो गया, एक यूनिवर्स का ये पार्ट हो गया सिस्टम, ठीक है। इसके बाहर जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। सपोज यहां से कुछ एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी का इंट्रैक्शन मतलब फ्लो की बात है, यहां पर कुछ एनर्जी जा रही है, यहां कुछ एनर्जी निकल रही है, इस पर वर्क हो रहा है, ये वर्क दे रहा है, दैट विल बी ए एनर्जी इंट्रैक्शन, ठीक है। अब बाय दिस एनर्जी इंट्रैक्शन यहां पर इस सिस्टम में तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे ये बताइए सराउंडिंग में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, सराउंडिंग में चेंजेस देखने को मिलेगा, सराउंडिंग में चेंजेस देखने को मिलेगा। सपोज अगर मैं बात करूं यहां पर कि सपोज हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये इसके अंदर फ्यूल गैस भरी हुई है, उसका कंबसन हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है, कंबसन हो रहा है तो पिस्टन मूव करेगी, उससे क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। इसके अलावा सपोज यहां से हीट भी ट्रांसफर हो सकती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक सिस्टम कहलाएगा। अब ये सिस्टम कहलाएगा, इसके आसपास वाला एरिया क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। अब ये जो हीट का इंट्रैक्शन हो रहा है, वर्क का इंट्रैक्शन हो रहा है, इसका इफेक्ट आपको कहां कहां दिखाई देगा, इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा ये जो पिस्टन जिस कनेक्टिंग रोड से जिस टैंक से कनेक्टेड है वहां पर दिखाई देगा। इसकी हीट का इंट्रैक्शन आपको इसके आसपास के एरिया में दिखाई देगा कि यहां का टेम्परेचर कम हो गया, ज्यादा हो गया। मुझे बताइए यहां पर इसके अंदर कंबसन हो रहा है, उस कॉर्नर पर मुझे देखना है कि कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा क्या। यूएसए में चला जाऊंगा, इसमें यहां पर कंबसन हो रहा है, इसकी हीट का इंट्रैक्शन यहां पर हो रहा है, यहां पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी क्या कुछ चेंजेस होगा क्या। तो हमारा जो फोकस रीजन होगा वो कौन सा होगा, वो रीजन इसके आसपास का वो रीजन होगा जहां पर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके बाजू वाला सिस्टम क्या कहलाएगा, इसके सिस्टम बाजू वाला स्पेस क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। यहां वाला स्पेस क्या कहलाएगा, यहां वाला क्या कहलाएगा, जिसपे इसका कोई इफेक्ट नहीं। यूनिवर्स का मतलब तो सब कुछ हो गया ना, ये भी सराउंडिंग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अरे सराउंडिंग किसको बोल रहे हैं, सिस्टम के अलावा जो भी है, तो ये भी सराउंडिंग, ये भी सराउंडिंग। यूएसए हम जाएंगे वहां का स्पेस भी सराउंडिंग, बट इफेक्ट जो आ रहा है सराउंडिंग में केवल इस वाले सराउंडिंग में इफेक्ट आ रहा है, तो इसको तो हमको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा ना। अरे समझ में आई। फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन से सराउंडिंग की बात चल रही है। एक ऐसा सराउंडिंग जहां पर सिस्टम के से एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा तो उसका इफेक्ट दिखेगा, और एक सराउंडिंग वो जहां पर कोई इफेक्ट ही नहीं दिखेगा। बात समझ में आई। तो इसीलिए ये जो सराउंडिंग होता है जिस पर इफेक्ट होता है, सिस्टम से कोई भी हीट इंट्रैक्शन होती है, तो इस सराउंडिंग को हम बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग। तो इमीडिएट सराउंडिंग कौन सा सराउंडिंग हो गया, जहां पर एनर्जी इंट्रैक्शन का आपको इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। और सिंपल अगर आपसे कोई पूछता है कि सराउंडिंग क्या होता है, तो एनीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। कोई भी चीज हो सकती है सराउंडिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सिस्टम की।
It is the region in space. It is the region. It is a region in space upon which the study is focused. बार और बोलूं क्या? हाँ देखिए आराम से. It is the region in space. देखा? It is the region in space upon which the study is focused or concentrated. Focused or concentrated. अगर किसी भी सिस्टम को अगर हमको डिफाइन करना है तो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. जैसे कि ये सिस्टम है, आपको कैसे पता चलेगा ये सिस्टम है? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, इसकी एक बाउंड्री होगी. तो नेक्स्ट उसी में कोई स्टेटमेंट लिखेंगे. टू डिस्क्राइब एनी सिस्टम, to describe any system, following things should be taken. Following things should be taken. इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आपको देखना पड़ेगी. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में हम आगे बात करेंगे. प्रॉपर्टीज सिंपली इट इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सिस्टम. लाइक आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया. लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. सेकंड, इस सिस्टम का मास होगा. अरे ये सुनो, तो इसमें कुछ क्वांटिटी होगी और क्वांटिटी होगी, इसका कुछ कंपोजिशन भी होगा. तो नेक्स्ट पैरामीटर वी नीड टू सी इज क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन. किस चीज का कितना कंसंट्रेशन है, कितनी क्वांटिटी. और ये चीज है, कुछ क्वांटिटी है, कुछ कंसंट्रेशन है किसी चीज का, तो डेफिनेटली देयर विल बी ए एनर्जी. एनर्जी ऑलवेज एसोसिएट विथ मास. जहां मास होगा वहां पर डेफिनेटली क्या होगी, एनर्जी होगी. थर्ड पैरामीटर इज एनर्जी ऑफ सिस्टम. एनर्जी ऑफ सिस्टम. ठीक है, तो हमारा सिस्टम हो गया, ये हो गया एक सिस्टम हो गया हमारा. नेक्स्ट लिखेंगे सराउंडिंग. ठीक है, सिस्टम को एक तरह से और डिफाइन हम कर सकते हैं. इट इज अ रीजन ऑफ यूनिवर्स वेयर आवर स्टडी इज फोकस. ऐसे भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि सिस्टम एक्चुअली में किसके अंदर आएगा, यूनिवर्स के अंदर ही आएगा. ठीक है,
तो उसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट लिखेंगे सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को किस तरह से डिफाइन करेंगे? एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम, लिखिए एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम everything except the system is known as surrounding। ये देखिए सराउंडिंग को इमीडिएट सराउंडिंग कब बोलेंगे? जब इसके ऊपर क्या आ रहा है? सिस्टम का इफेक्ट आ रहा है। ठीक, तो आप लोग ये डायग्राम ऐसे बना लें और इसके आसपास का जो एरिया है जहां पर इसका इफेक्ट आपको ऑब्जर्व हो रहा है, दैट विल बी कंसिडर एज ए, आवाज नहीं, दैट विल बी कंसिडर एज ए सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन लिखेंगे द पार्ट ऑफ सराउंडिंग, उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। द पार्ट ऑफ सराउंडिंग which is affected by is known as immediate surrounding, known as immediate surrounding, immediate surrounding। देखिए हमको किस रीजन से मतलब है? हमको मतलब है दिस एंड दिस। तो अगर हम यहां पर इसको, इधर सुनिएगा, अगर हम यहां पर इसको इमीडिएट सराउंडिंग नहीं बोल रहे, सराउंडिंग बोल रहे हैं, केवल हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग। तो यहां पर सराउंडिंग वो सराउंडिंग है जिसके ऊपर सिस्टम का इफेक्ट आ रहा है। बात समझ में आई? सराउंडिंग का मतलब ये वाला सराउंडिंग नहीं है, इतनी दूर वाला सराउंडिंग नहीं जिस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अगर आप वर्ड यूज करो इमीडिएट सराउंडिंग तो वो हमको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि वो उसके पास के रीजन की बात है। बट अगर आप डायरेक्टली बोल रहे हो सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो सराउंडिंग में किस सराउंडिंग की बात चल रही है? यहां पर इसके जस्ट पास वाला जो रीजन है उसकी, जिसके ऊपर इसका क्या हो रहा है? इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये सिस्टम और सराउंडिंग को कौन करेगा? बाउंड्री। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बाउंड्री। तो बाउंड्री को किस तरह से डिफाइन करेंगे? हाँ, तो बाउंड्री की अगर हम बात करें यहां पर, तो बाउंड्री जो होगी आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री फिक्स भी है और मूवेबल भी होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि रियल इमेज में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है कैसी है? ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, या रियल बाउंड्री? यहां पर सिस्टम को हम पहले डिफाइन करेंगे ना कि ये सिस्टम, वही तो अपन ने बात करी, इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए फॉलोइंग थिंग शुड बी टेकन। तो यहां पर पहले तो सिस्टम हमको बताना पड़ेगा ना कि सिस्टम क्या है आपका, कौन है आपका सिस्टम। तब यहां पर ये तो सिंपल सी बात है कि ये तो हमने कोई भी स्पेस ले लिया,
अब सिस्टम तो हमारा एक एक्चुअल पार्ट हो गया ना, जहां पर हम क्या करेंगे, हमारी स्टडी को फोकस करेंगे। तो पहले हम एक्चुअल सिस्टम की तो बात, तो आप एकदम सिंपली अगर हम बात करें तो क्या हो गया, यहां पर जो मैंने बनाया था ये हो गया हमारा सिस्टम। पिस्टन सिलेंडर में बोल रहा हूं तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहां पर मैंने इसको सिस्टम बना दिया तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है। पिस्टन सिलेंडर मैंने बनाया तो यहां पर आपको क्लियर कर समझ में आ रहा है कि यहां पर कुछ कंबसन होगा, इसके अंदर से हीट का इंट्रैक्शन भी पॉसिबल है। तो ये होगा हमारा एक क्या, सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम, इसके आसपास का जो एरिया होगा दैट विल बी ए सराउंडिंग। तो यहां पर अगर हम बात करें, जहां पर हमको हमारी स्टडी को होगा, ये इसके अंदर का, तो ये रीजन की अगर हम बात करें तो ये रीजन और ये आसपास का जो रीजन है, इन दोनों में सेपरेशन है। और इसको सेपरेट कौन कर रहा है, ये बाउंड्री। ये बाउंड्री कैसी बाउंड्री है आपकी, रियल या इमेजनरी? रियल है, डेफिनेटली रियल है। यहां पर दो क्लास को सेपरेट करने के लिए जो वॉल है ये रियल है। अब यहां पर मैंने कबड्डी खेल रहे हैं, हमने एक पाला बना दिया है, ठीक है, तो ये रियल में कोई बाउंड्री है क्या? हमने एक इमेजनरी लाइन बना दी ना, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री होगी ये रियल बाउंड्री होगी। ये बाउंड्री अगर हम बात करें तो ये फिक्स है या मूवेबल है? मूवेबल मतलब मैं इसको उठा के यहां पे ले जा सकता हूं। ये वॉल का स्पेस कम ज्यादा हो सकता है, हाँ। तो यहां पर मूवेबल बाउंड्री जो होगी वाली, तो दिस इज ए मूवेबल। तो मूवेबल है और साथ साथ में ये क्या है, रियल है। और अगर फिक्स बाउंड्री की अगर हम बात करें तो फिक्स बाउंड्री में आपका सिंपल एक रिजिड कंटेनर हो गया, एक रिजिड कंटेनर हो गया आपका ये फिक्स बाउंड्री। इसके अंदर कुछ गैसेस भरी हुई है, तो यहां पर जो बाउंड्री होगी कैसी होगी, फिक्स के साथ साथ रियल। ये फिक्स बाउंड्री होगी। अच्छा, इमेजनरी बाउंड्री का एग्जांपल बताइए कहां पर होती है? नोजल, चल हम बना लेते हैं। ये नोजल हो गई। तो यहां पर हमको देखना है, यहां से नोजल में कुछ इनपुट आएगा और यहां से हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इस रीजन पर हमको कंसंट्रेट करना है। जो चेंजेस जो हो रहा है यहां से लेके यहां तक ट्रांसफर होने में हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर बाउंड्री जो है वो कौन सी होगी, ये भी बाउंड्री होगी, ये भी बाउंड्री होगी। तो ये जो बाउंड्री होगी कैसी होगी, रियल बाउंड्री। नोजल में ये जो बाउंड्री होगी इमेजनरी, और ये जो बाउंड्री होगी इट इज रियल। ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया। और इसके आसपास का जो भी एरिया है दैट विल बिकम एज ए सराउंडिंग। और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो कहलाएगी आपकी बाउंड्री। और बाउंड्री में भी ए फिक्स, में भी ए मूवेबल, में भी ए रियल, में भी ए इमेजनरी। तो लिखेंगे डेफिनेशन बाउंड्री की, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द सेपरेशन बिटवीन system and surrounding is known as boundary. Is known as boundary.
फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बाउंड्री में भी रिजिड, ब्रैकेट में लिख लेंगे फिक्स, रिजिड मतलब फिक्स, बाउंड्री में भी रिजिड कोमा मूवेबल, मूवेबल मतलब फ्लेक्सिबल, एंड रियल और इमेजनरी, एंड रियल और इमेजनरी। अगर आपसे कोई पूछता है कि फिक्स बाउंड्री कहां पर मिलेगी, एक रिजिड कंटेनर है, ये जो बाउंड्री होगी दैट विल बी ए फिक्स बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री, एग्जांपल आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, यहां पर ये जो बाउंड्री होगी इट इज मूवेबल बाउंड्री, ये सारी रियल बाउंड्री है। और जितने भी ओपन सिस्टम होते हैं आगे चल के आप देखोगे, ये हो गया आपका नोजल। तो यहां पर जहां पर मास का इंटरेक्शन हो रहा है, यहां पर मास इंटर हो रहा है और बाहर जा रहा है, तो यहां पर जो बाउंड्री होगी ये वाली, जहां से इनपुट हो रहा है मास और आउटपुट हो रहा है, वो इमेजनरी बाउंड्री कहलाएगी। इसके अलावा का जो बाउंड्री रहेगा वो रियल बाउंड्री। बनाया क्या? देखिए, डेफिनेशन में हमने 3 वर्ड देखे थे, सिस्टम, एनर्जी एंड सराउंडिंग, उसको समझा क्या होता है। अब यहां पर अगर हम बात करें सिस्टम की, कि कौन कौन से टाइप के सिस्टम होते हैं, तो सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड इंटरेक्शन। तो 3 तरह के सिस्टम आपके, सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इन तीनों के बारे में हमको लिखना है, ये नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम।